हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे बच्चे हम लोग? अपनी गुफ्तगू बंद करिए। और बच्चों को मेरी बात सुनो। देखो, सिलेक्शन होना ना होना किस चीज पे निर्भर करता है? रिवीजन तो नो डाउट, वो तो क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लक। पढ़ना मत, किताबें छोड़ दो, बोलो लक होगा तो हो जाएगा, नहीं तो होना तो मैं पहले से एक कागज पे लिख के दे देता हूँ कि नहीं होगा। लक। आप कितने स्टेबल माइंड हो, समझ में आया? अगर आप स्टेबल माइंड नहीं हो ना तो मुश्किल है फिर बच्चे। मैं इस किताब को भी पढ़ लूं, मैं उस किताब को भी पढ़ लूं, ठीक है ना? नहीं होगा। एक चीज को पकड़ लो, उसी को पकड़े रहो, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लास्ट पॉइंट। मैक्सिमम जो बेहतर रिजल्ट होगा वही मिलेगा। ठीक है। और अगर तुम ये सोचोगे कि मैं ये पढ़ लूं, मैं यहाँ का नोट्स कलेक्ट कर लूं, मैं यहाँ का नोट्स कलेक्ट कर लूं, बच्चे गारंटी के साथ बता रहा हूं नहीं होगा। मतलब जो तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा उससे तुम 60% 50% पे आपके मार्क्स आए। जो तुम्हारी रियल एफिशिएंसी है उसका जो आउटपुट आएगा तुम्हारा, उस एफिशिएंसी का आउटपुट वो 50%। इसलिए जिस चीज को पकड़ रखा है उसी को लास्ट पॉइंट तक पकड़े रहना। ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कभी कभी लगे कि थके जा रहे हैं हम पढ़ के, तो अपने आप को रिलैक्स कर लेना बेहतर ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब हाँ, जो थकान का मतलब ये नहीं है कि तुम थके हुए हो बट तुम आराम नहीं कर रहे हो। उससे क्या होगा, वो बोलते हैं ना, जो कुल्हाड़ी, जिस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हो, अगर आप उसे कंटिन्यूअस काटते रहोगे तो वो तो ब्लंट हो जाएगी, और अगर वो एक बार ब्लंट हो गई तो क्या होगा, वो काम करेगी नहीं इफिशिएंटली। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप थक गए हो तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की जरूरत है। आप प्रॉपर रेस्ट लो। और मैं तुमको बता रहा हूँ इस एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार वैसे बोलता हूँ कि कम पढ़ो पर बार बार पढ़ो। मतलब कंटेंट बिल्कुल कम हो पर उसको इतनी बार पढ़ो कि उस कंटेंट से अगर कोई चीज आए तो फिर वो मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कंटेंट जो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे ना पढ़े वाले पोर्शन से आया है वो सिर्फ कितना होता है, मुश्किल से इतना इतना। इससे न तुम्हारा कुछ बनना है, न इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ना, क्योंकि वो वैसे भी तुमसे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम पढ़ोगे तब भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? तो बनना तो है ही नहीं है, और नहीं पढ़ोगे तो उससे बिगड़ेगा भी नहीं। हाँ, अगर उसको पढ़ोगे और पढ़ने के चक्कर में जो मेन कंटेंट है तुम्हारा उसको छोड़ दोगे तो जरूर बिगड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ बच्चे, ये जो तुम्हारे नीट या जेई जो भी एग्जाम है ना, 95% बच्चे जो अनसक्सेसफुल होते हैं तो सब यही करते हैं, इधर उधर की चीजें पढ़ते हैं। उनको लगता है कहीं यहाँ से ना आ जाए, और फिर वो जहां से वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पढ़ने के चक्कर में जो मेन पार्ट है जहां से क्वेश्चन आने उनको छोड़ बैठते हैं, और होता नहीं है। ज्यादातर बच्चों का यही होता है। कुछ बच्चे तो खैर फोकस ही नहीं करते, उनको होता है कि चलो मन ही नहीं लग रहा तो रहने दो, नहीं पढ़ते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चा पढ़ता है और उसके बाद वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। ठीक है। उसका, क्योंकि उसका दिमाग स्टेबल नहीं है, उसको लगता मैं ये पढ़ लूं, मैं वो पढ़ लूं, और वो रिवीजन कर ही नहीं पाता है। और
ऐसा तो कुछ है नहीं है कि तुम लोग एक बार पढ़ लो तो ये हो गया कि भाई अब दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना ब्रेन में पावर तो नहीं है, विवेकानंद तो हो नहीं अब, ठीक है, कि एक बार पढ़ लिया था तो कितने पेज उन्होंने पता नहीं कौन सी चीज पढ़ी थी, सब गीता के कुछ अध्याय एक बार पढ़े थे, मतलब पूरा गीता पढ़ा था पर उसमें से कुछ अध्याय उनको बिल्कुल पूरा मेमोराइज हो गया, ठीक है, जस्ट सिंगल टाइम रीडिंग। तो वो चीज तो तुम हो नहीं और बन भी नहीं पाओगे। उसके लिए बहुत फोकस्ड और बहुत स्टेबल माइंड होने की जरूरत है, जिसको इधर उधर की चीजों का, बोलते हैं ना, माया और मोह दोनों असर ना करते, वो ये काम कर सकता है। पर तुम्हारे ऊपर तो दोनों बहुत हावी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हावी, ठीक है, तो वो तो होने से रहा। मुझे लग रहा है हम पढ़ रहे थे क्या, देख रहे हो, ये भी आत्मसमर्पण किया हुआ है। ये तो को उधर बच्चा नहीं है, नहीं तो अभी कहता सर बीच में रख लो बच्चे अगर कोई दिक्कत आता है। चलो मैं वो हटवा देता हूँ नेक्स्ट डे पे, जो किताबें वहां पे रखने की जरूरत है नहीं है। मुझे जरा बच्चे दिखाओ कहाँ तक पढ़ा दिया था हमने। सीप ट्यूब, ठीक है, पहले फ्लोएम हम पढ़ लेते हैं जो बच्चे। एक बच्ची तो यहाँ पे बैठ सकती है, ये देखो एक सीट यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। एंड मुझे लग रहा है कि तुम इसको आगे लाओ, आगे लाओ इसको, क्योंकि बच्चे और भी आ रहे हैं। मतलब अगर टीचर 5 मिनट लेट होता है तो स्टूडेंट 20 मिनट लेट होता है। एडजस्ट हो गए सारे बच्चे। तो मैंने बताया था कि जो फ्लोएम है आपका वो 4 टाइप्स के सेल से मिलके बना हुआ है या 4 टाइप के टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, और उसमें से कौन कौन से हैं। सीप ट्यूब जो कि एंजियोस्पर्म में पाई जा रही है, कंपेनियन सेल एंड पेरेंकाइमा एंड फ्लोएम, ये तीनों लिविंग टिश्यू है और फ्लोएम फाइबर आपका कैसा है, डेड टिश्यू। इतनी बात मैंने बता दी थी। फिर मैंने कहा था कि हम सीप ट्यूब को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, सीप ट्यूब। और मैंने ये भी बोला था आपको कि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जो सीप ट्यूब है एंड कंपेनियन सेल्स है उनकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है वहां पे, सीप सेल्स एंड, ठीक है, एल्ब्यूमिनस सेल्स, जिसको आप स्ट्रासबर्गर सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो सीप ट्यूब है आपकी, दिस इज लॉन्ग elongated एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि हमने समवॉट कहां पे देखा था, जाइलम की वेसल्स पे, ठीक है, ऑलमोस्ट वैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों वहां पे वो वाटर एंड मिनरल्स का मेन कंडक्शन करता है और ये फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हो दिस इज द पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर आप सीव ट्यूब में देखोगे तो सीव ट्यूब इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सीव एलिमेंट्स या सीव मेंबर्स, ठीक है, इनसे मिलके बना होता है सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स जो सेल है, सीव एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दो कि इट इज मेड अप ऑफ सीव एलिमेंट सेल, ठीक है, सीव एलिमेंट्स। ये जो सीव एलिमेंट है दिस इज ई न्यूक्लिएटेड सेल, कैसी है, इसमें अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, दिस इज
इन्यूक्लिएटेड। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, मैं जस्ट अभी सीव वैसे शायद मैंने पिछले दिन स्ट्रक्चर बनवाया था पूरा सीव ट्यूब का, चलो मैं यहीं पे बना लेता हूँ पूरा स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम कुछ इस तरह से आपका सीव एलिमेंट्स दिखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा क्या है, एक सीव एलिमेंट है, ठीक है। और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सीव ट्यूब। ओके, ये चीज सीव एलिमेंट के साइड में लंगिट्यूडनल साइड पे इस तरह से और एक सेल पाई जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, कंपेनियन सेल, जिसको आप कंपेनियन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल में अपना प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ द सीव एलिमेंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये जो आपकी सीव एलिमेंट है, एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर मेंशन कर रखा हुआ है कि जो सीव ट्यूब है वो सीव एलिमेंट से मिलके बनी हुई है जो कि इन्यूक्लिएटेड है, साथ में इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, ध्यान रखना, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म बिल्कुल कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरीफेरी, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा तिरछा लिख दिया, मैं इधर लिख देता हूं, पेरीफेरल साइटो। तो ये 3 पॉइंट याद रखना कि जो सीव एलिमेंट है वो इन्यूक्लिएटेड है, उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है और उसमें पेरीफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ओके, तो यहां पे आप बना सकते हो ये आपकी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप सीव एलिमेंट देख रहे हो, सीव एलिमेंट में ये दोनों के दोनों जो है एक सेप्टा है, एक्चुअली क्या है, जो अलग करे दोनों को क्या कहलाता है, ठीक है, सेप्टा। तो ये जो सेप्टा है इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है जैसे सीव, ठीक है, छलनी नहीं होती है जिससे आटा डालते, ठीक है, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से पोर नजर आएंगे, इस तरह से आपको छोटे छोटे पोर नजर आएंगे, मतलब जो फूड का कंडक्शन हो रहा है इन्हीं पोर्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्योंकि सीव एलिमेंट्स के दोनों एंड्स पे पाया जाता है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं सीव एंड प्लेट, सीव एंड प्लेट। और सीव एंड प्लेट पे ये जो पोर्स प्रेजेंट है इनको क्या बोलते हैं बच्चे, सीव पोर्स, ठीक है, सीव एंड प्लेट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में आपके कि जो सीव एलिमेंट हैं उनपे जो पोर्स, सीव पोर्स प्रेजेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, सीव एंड प्लेट बोलते हैं, ठीक है, सीव एंड प्लेट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपका कि जो सीव एलिमेंट्स है उसमें ये 3 चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, उसमें अपने न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट है बच्चे, क्योंकि इसका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। ये कहीं पे अगर सपोज कर लो इधर प्रेजेंट है तो इधर वाला पूरा एरिया तो इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया, उसकी जरूरत नहीं है। उसको और इफिशियंट बनाने के लिए क्या किया उसने, मेच्योर सीव एलिमेंट्स के अंदर जो न्यूक्लियस था वो क्या कर गया, डीजनरेट कर गया।
जब इनिशियल फेज था, जब वो यंग थी तो उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट था, बाद में क्या हुआ है, वो डिजनरेट। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं सीव एलिमेंट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे सीव इंडप्लेट पाया जा रहा है, यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। अब एक और चीज है कि इसके लॉन्गिट्यूडनल फेज पे, इसकी लॉन्गिट्यूडनल साइड पे, ठीक है, ये पूरा पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये कौन सा सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये फ्लोएम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जहां पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सीव एलिमेंट के लॉन्गिट्यूडनल साइड पे पैरेलल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल साइड पे एक सेल प्रेजेंट है जिसको आप कंपेनियन सेल बोल रहे हैं, एंड ये दोनों सेल्स आपस में किस चीज से कनेक्टेड है, पिट फील्ड्स। एनसीईआरटी लिखता है पिट फील्ड, पिट फील्ड कुछ नहीं होता, पिट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पिट्स हैं इसलिए इसको क्या बोल रहा है, पिट फील्ड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि जो सीव एलिमेंट्स हैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, sieve elements connected via pit fields. इस तरह से लिखो, connected to the companion cell via pit fields. अच्छा एक बात बताओ कि जो प्लांट सेल होती हैं, ठीक है, तो प्लांट सेल अपनी नेबरिंग सेल से किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है या कुछ और है, पिट फील्ड्स में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, वो जो बेसिकली जैसे जैसे मैं पिछले दिन बता रहा था ना कि अगर ये स्ट्रक्चर ठीक है, यहाँ पे अगर ये सेकेंडरी वाल है तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, पिट। ठीक है, दूसरा इसके आपके पैरेलल भी ऐसे ही प्रेजेंट है, पैरेलल भी ऐसे ही प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये पिट, ओके, पिट में क्या क्या मैंने बताया था कि एक तो उसका प्राइमरी सेल वाला है, बीच में साथ में उसका क्या है, मिडल लैमेला। ठीक है, तो यहीं पे उसका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जहां जहां पे पिट फील्ड्स है वहीं पे उसका क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ही उसका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि जो कंपेनियन सेल है वो किस साइड पे प्रेजेंट है, टेंजेंशियल साइड पे प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल साइड पे प्रेजेंट है। देखो ये वाला जो ये साइड है ना, ये वाला, ये कौन सा साइड, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल तो है नहीं है, किस साइड पे है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, आप ये जरूर बोल सकते हो कि पैरेलल एंड लॉन्गिट्यूडनल। देखो ये सारी की सारी ये हो गया, ये ठीक है, तो ये तो पैरेलल ही है ना। ठीक है, अगर एक लाइन आप मान लो सीव एलिमेंट्स की, दूसरी लाइन आपको कैसी दिखेगी, कंपेनियन सेल की, बोथ आर पैरेलल, तो पैरेलल एंड लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को, कि यहाँ पे या तो मैं लिखा ही देता हूं कि जो आपका सीव एलिमेंट है प्रेजेंट पैरेलल एंड longitudinal to companion cells। अच्छा, कंपेनियन सेल के पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, तो एक्चुअली करता क्या है, मेन काम क्या है, मेंटेन टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर। लिख दो, कंपेनियन सेल्स मेंटेन, ये बच्चे वो तो आपने सीव एलिमेंट्स के बारे में लिख दिया है। अब यहाँ पे दूसरी हेडिंग डाल दो आप, कंपेनियन सेल। ये स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमेटस सेल, पहले ही लिखा चुका हूं सबको मैं कि ये सारी की सारी क्या है, लिविंग है, तो मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा।
these are the living parenchymatous cells. ठीक है, आप इतना ध्यान में रखना. These are the specialized parenchymatous cells which regulate या रेगुलेट हटा दो, यहाँ पे लिखो which maintain turgor pressure of sieve elements. sieve elements का टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है. ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, बाकी तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि जब इसको फूड कंडक्शन करना होता है तो बच्चे इसके बगल में फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट है. इस तरह से क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम पेरेन्काइमा. ठीक है, और फ्लोएम पेरेन्काइमा में क्या आ रहा है? फूड आ रहा है. ठीक है, फूड कहाँ पे आ रहा है? फ्लोएम पेरेन्काइमा में. ये बोल लो कि जो लीफ में या जहाँ पे भी फूड की सिंथेसिस हो रही है वहां से समटाइम फूड जो है स्टोर भी कर दिया जाता है. कहाँ पे? फ्लोएम पेरेन्काइमा में. ठीक है, अब ये जब भी इसको कंडक्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो वो यहाँ से बेसिकली पहले ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसमें? कंपेनियन सेल में. यहाँ पे भी एनर्जी यूज होगी और फिर कंपेनियन सेल से कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा सीव एलिमेंट में. ठीक है, या सीव ट्यूब में. ओके, दोनों स्टेप पे क्या यूज होता है? एनर्जी यूज होता है. ठीक है, इसी वजह से ध्यान में रखना कि जो आपका जाइलम से वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या है? पैसिव प्रोसेस. ठीक है, बट ये एक्टिव. इस पार्ट को क्या बोलते हैं जब इसमें लोडिंग होती है? लोडिंग ही बोलते हैं. ठीक है, जब इसमें फूड सीव सेल में डाला जाता है सीव एलिमेंट्स में तो इसको बोलते हैं लोडिंग. ठीक है, और जब यहाँ से बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं अनलोडिंग. ठीक है, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग बोथ द प्रोसेस आर एक्टिव प्रोसेस. एनर्जी कंज्यूम होती है वहां पे. ठीक है, तो अब देखो सपोज कर लो यहाँ पे आपने ढेर सारा क्या डाल दिया? सुक्रोज के फॉर्म में फूड डाल दिया है, तो इसका टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा. तो उस टर्गर प्रेशर को बेसिकली यहाँ से जो भी एटीपी के हेल्प से सुक्रोज डाला जा रहा है उसका मेन रेगुलेशन कौन कर रहा है? कंपेनियन. ठीक है, अब यहाँ पे टर्जिडिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, और जैसे ही टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगी वाटर का क्या होगा? यहाँ पे अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी टर्जिडिटी हटा लेता हूँ. मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इंक्रीज हो गया, तो ऑस्मोसिस से क्या होगा? वाटर इसके बगल में जो जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम दोनों आसपास ही प्रेजेंट है. ठीक है, बिल्कुल विसिनिटी में. विसिनिटी का मतलब बिल्कुल पास. ठीक है, तो जाइलम से वाटर क्या होने लगेगा? वहां पे जाने लगेगा. ठीक है, और जब जाइलम से वाटर जाने लगेगा तब जाके क्या होगा? टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा. अभी शायद नहीं कॉन्सेप्ट है बट मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि टर्गर प्रेशर कैसे बिल्डअप होता है. तो ये हो गया आपका कंपेनियन सेल की these are the specialized parenchymatous cells which maintain turgor pressure of sieve elements. They are connected with the sieve elements through pit fields or plasmodesmatal connection via longitudinal side. ठीक है, longitudinal side से प्रेजेंट है आपकी. चलो थर्ड वन है फ्लोएम पेरेन्काइमा. स्टोरेज होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, लास्ट टाइम में जब आपको क्या पढ़ा रहा था? जाइलम पेरेन्काइमा, या कहीं पे मैंने बोला था कि वहां पे पिट्स पाए जाते हैं और लिखाया नहीं था? पेरेन्काइमेटस सेल्स शायद देखो जाके कहाँ पे है. जाइलम पेरेन्काइमा ही है ना? हाँ, तो वहां पे जाइलम पेरेन्काइमा में ध्यान में रखना कि वो पिट्स प्रेजेंट है. ठीक है, पिट्स कुछ नहीं है. पिट्स अगर आप नॉर्मल थिकनिंग है सेल वॉल में और अगर वहां पे कोई जो है क्या कहते हैं गड्ढा बनता है तो वो पिट्स कहलाएगा. ठीक है, वो चाहे पेरेन्काइमा हो, चाहे आपकी कॉलेनकाइमा हो, चाहे आपकी स्क्लेरेन्काइमा हो, आपको पिट हर जगह पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, और इन्हीं पिट के थ्रू बेसिकली इन्हीं पिट की जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन. ठीक है,
तो फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी यहाँ पे आप लिख दो कि ये लॉन्ग, इलोंगेटेड एंड टिपर्ड या पॉइंटेड लिख सकते हो, टिपर्ड, या इस तरह से लिखो विद टिपर्डेड, विद टिपर्डेड। पेरेन्काइमा पहले ही प्रेजेंट है लिखा हुआ, तो मैं बार बार पेरेन्काइमा नहीं लिखाऊंगा कि दीज आर द पेरेन्काइमा सेल स्टोर फूड, tannins, रेजिन्स एटसेट्रा। ये जो है क्या कहते हैं, इस तरह की चीजें स्टोर करेगा। फ्लोएम फाइबर, ये यहाँ पे अगर बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, एक अलग से पिक्चर बना लेना, ठीक है, जिसमें इस तरह से आपका पूरा अरेंजमेंट है और इसके बगल में एक ही पिक्चर बनाना, ऐसे बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। अपना ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है तो उसका तो अपना न्यूक्लियस होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये आपका सीव एलिमेंट है, ये कंपेनियन सेल है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसी के साइड साइड में कुछ, ठीक है, इस फ्लोएम फाइबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स। और आपको पता है कि फ्लोएम फाइबर्स आर द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। क्या किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। और आपको पता है कि स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। लिग्निन किस चीज में हेल्प करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, दैट मींस कि दे विल सपोर्ट मैकेनिकली, ठीक है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्लोएम टिश्यू, ओके। फ्लोएम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके जो है ना लॉन्ग, या इस तरह से लिखना पहले थोड़ा सा, डेड, लॉन्ग, elongated with pointed end, elongated with pointed end, ठीक है। एनसीईआरटी इस तरह से लिखता है कि जो है क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके इनका जो डेंस प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, या डेंस प्रोटोप्लाज्म जैसे ही खत्म होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो मैं इतना सा डिटेल नहीं लिखाऊंगा, बस ये है कि डेड है, लॉन्ग, इलांगेटेड विद पॉइंटेड एंड है। जो सेल वॉल है बच्चे, पहले भी मैं स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आपको बता चुका हूं कि सेल वॉल कैसी है बच्चे, लिग्निफाइड है एंड थिक है, ठीक है। सेकेंडरी हो गया, लिग्निन जहां पे आ गया बिल्कुल आंख बंद करके कह देना कि ये क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। तो लिग्निन का डिपोजिशन होता ही सेकेंडरी सेल वॉल पे, तो लिग्निफाइड है एंड थिक है। ल्यूमेन बच्चे कैसा होगा, यहाँ पे बहुत नैरो होगा, नैरो ल्यूमेन। और फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सही है। बाकी मैंने शायद पहले ही लिखा दिया था, जो लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो फ्लोएम फाइबर है इसकी अपनी कॉमर्शियल वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने शायद पहले लिखा रखा है, कहाँ पे लिखाया हुआ बताओ, जहां पे मैं फाइबर के बारे में बता रहा था, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के बारे में बता रहा था, तो वहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि बास्ट फाइबर जो है फ्लोएम फाइबर है बेसिकली। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हालांकि बेस्ट बास्ट फाइबर में कौन कौन से हैं, फ्लैक्स है, जूट है, सनहेम्प है, हेम्प लिखा हुआ, उन्होंने सनहेम्प नहीं लिखा हुआ, हेम्प। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपका जैसा कैनाबिस सटाइवा है, आपका क्रोकस जुन्सिया है, आपका वही जूट,
ठीक है। तो फ्लैक्स है, ठीक है, मिनीटिस्मम करके उसका साइंटिफिक नेम है कुछ। तो ये बास्ट फाइबर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फ्लैक्स, जूट एंड हेम्प है, इसमें जो फाइबर है वो एक्चुअली क्या है। समझ रहे हो मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ? कि जो जो आपके फ्लैक्स, ये प्लांट के नाम है, या आप ये बोलो कि ये फाइबर के नाम है, ठीक है। फ्लैक्स, जूट एंड हेम्प, ये एक्चुअली क्या है, किस टाइप के टिश्यू है? तो आप क्या बोलोगे? दीज आर द फ्लोएम, दीज आर फ्लोएम या सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछे, ये सिंपल सी चीज पूछेगा आपसे, बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा कि ये आपके, इनका जो फाइबर है, इनका जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है, वो बेसिकली किसका पार्ट है? फ्लोएम का पार्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि आपके एनसीईआरटी का पार्ट। ओके, अब एक और चीज देख लो, मैं जाइलम में भूल गया था मुझे बताना, तो मैं अभी इसको करने के बाद फिर वो वापस से आपको जाइलम पे ले चलूंगा, नोट डाल के। पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं वहां पे जाइलम में छोड़ के आया हूँ। हाँ, तो अभी ये देखो कि जो फ्लोएम है, यहाँ पे कौन कौन से फ्लोएम पाए जाते हैं? प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी। जाहिर सी बात है, प्राइमरी फ्लोएम इज फॉर्म्ड बाय, मेरे दिमाग, स्टार्टिंग में कौन सा मेरिस्टेम बनता है बच्चे? यस, एक मिनट रुक देना, मैं देख लेता हूँ, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। नहीं, वैसे प्रोमेरिस्टम नहीं है, बड़ा अच्छा नाम है वो। एक्चुअली मैं वही लिखाना चाह रहा हूँ। बाकी है तो मेरिस्टम, ये तो मुझे पता ही है। सही कह रहे थे। चलो, प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम ये पहले बनता है जब प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की, ठीक है, फॉर्म बाय प्रोकैम्बियम, एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म बाय वेस्कुलर कैम्बियम, फॉर्म्ड बाय वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। ओके, एक पॉइंट और लिख लो कि जो सेकेंडरी फ्लोएम है, बताओ कहाँ पे एब्सेंट है?
सेकेंडरी फ्लोएम आपको मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन डाइकॉट। अच्छा एक और बताओ मुझे बात की, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये वाला, यहीं पे चाहे लिखो, ये कहाँ पे एब्सेंट है कहाँ पे प्रेजेंट है? क्या बच्चे? अरे मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, तुम जिम्नोस्पर्म कहाँ ले जा रहे हो? डाइकॉट में प्रेजेंट है और कहाँ पे एब्सेंट है? एब्सेंट इन मोनोकॉट, जस्ट कंफर्म करने दो मुझे। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रखना बच्चे कि सेकेंडरी फ्लोएम में जो सेल्स हैं वो एक ही साइज की बनती है, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम की जो सेल्स हैं, स्पेशली मैं सीव ट्यूब्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सीव एलिमेंट्स के बारे में, वो कैसी बनती हैं? एक ही साइज की बनती है, वहां पे वेरिएशन नहीं होता। बट जो प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम में जो फर्स्ट फॉर्म्ड सेल है वो छोटी होती है, और जो बाद में बनती हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी होती है। तो आप प्राइमरी फ्लोएम को दो कैटेगरी पे जो है क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो प्राइमरी फ्लोएम को। किसमें? प्रोटो एंड जाइलम नहीं है, फ्लोएम, प्रोटो फ्लोएम एंड मेटा फ्लोएम। तो यहाँ पे लिख दो कि जो प्रोटो फ्लोएम है वहां पे जो सीव ट्यूब है, नैरो सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होगी, नैरो सीव ट्यूब, और यहाँ पे कैसी प्रेजेंट होगी? वाइड, वाइड सीव ट्यूब। ध्यान में रखना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। हम वापस से थोड़ा सा आएंगे क्योंकि वो जाइलम वाला पार्ट छूट गया था। यहाँ पे ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर लो, तो एक और पॉइंट में लिखाता हूँ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आप अच्छा ये कॉपी करो पहले। जहां पे आपने स्क्लेरन काइमेटा फाइबर लिखा हुआ है, कहाँ पे? सिंपल टिश्यू में जाओ, तीसरा जो टाइप है स्क्लेरन काइमा फाइबर, सिंपल टिश्यू में स्क्लेरन काइमा फाइबर, हाँ ठीक है, स्क्लेरन काइमा फाइबर वाली हेडिंग पे जाओ स्पेशली, वहां पे लिख दो दे आर जनरली प्रेजेंट इन ग्रुप्स। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्क्लेरन काइमा फाइबर्स हैं वो अकेले नहीं दिखेगा, कहाँ कैसे दिखेगा? ग्रुप्स में दिखेगा। ये पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन में, कोई एक क्वेश्चन देख रहा था तो उसका ऑप्शन बनाया हुआ था स्क्लेरन काइमेटस फाइबर में, ठीक है। तो वहां पे लिख दो स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स जो है दे आर जनरली प्रेजेंट इन ग्रुप्स, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, कितने बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है? कोई भी नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा है ना? तो बच्चे ध्यान में रखना कि वो जो है जनरली ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, जनरली प्रेजेंट इन ग्रुप्स। ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन का एक ऑप्शन बना दिया था इस लाइन को।
जाइलम। जाइलम में नोट डाल दो पहले, क्योंकि जाइलम तो आप पढ़ ही चुके हो ना, नोट डाल के जाइलम को लिखो। तो जाइलम को आप क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे अभी अभी मैंने क्लासिफाई किया फ्लोएम को, तो वैसे भी जाइलम को भी आप प्राइमरी एंड, पहले प्राइमरी सेकेंडरी में करो बच्चे, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जाइलम जैसे फ्लोएम बना है वैसे किससे बनेगा, प्रोकैम्बियम। पूरा लिखना बच्चे आप लोग, फॉर्म्ड बाय प्रोकैम्बियम। और ये किससे बनेगा आपका, फॉर्म्ड बाय वेस्कुलर कैम्बियम। इसके बारे में आपसे शायद ना पूछे कोई, पर इसके बारे में पूछेगा। सेम चीज फ्लोएम के केस में भी है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय वेस्कुलर कैम्बियम, ये वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है सेकेंडरी जाइलम। अच्छा ये बात हो गई। सेकेंडरी जाइलम कब डेवलप होता है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो एक ही टाइप की बनेगी, इसमें सेल के साइज में कोई वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट टाइप हमको देखना है किसका देखेंगे हम, प्राइमरी जाइलम का। जो पहले बनेगा वो क्या होगा, प्रोटो होगा। जो बाद में बनेगा वो क्या होगा, मेटा होगा। तो इसको भी आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ, एनसीईआरटी हर जगह पे ओरिजिन ही लिखती है, वो टाइम ऑफ ओरिजिन नहीं लिखती है। आप अपने दिमाग में बिठा के रखना, टाइम ऑफ ओरिजिन का मतलब पहले कौन आया बाद में कौन डेवलप हुआ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द प्राइमरी जाइलम इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, दैट इज द प्रोटोजाइलम, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म्ड या फर्स्ट अपीयर जाइलम। और साथ में आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि प्रोटोजाइलम्स में जो वेसल्स का साइज है वो क्या होगा, नैरो होगा। तो आप यहाँ पे लिख दो नैरो वेसल्स, नैरो वेसल्स, ठीक है। और ये जो आपकी है, ट्रैकिड्स को भी लिख सकते हो, ट्रैकिड्स क्योंकि वेसल्स मेन है तो इसलिए मैं मेन जो है वेसल्स लिखा रहा हूं। मेटा जाइलम, ठीक है। मेटा जाइलम आपका फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटोजाइलम, या लेटर फॉर्म जाइलम भी लिख सकते हो इसको, लेटर फॉर्म जाइलम, लेटर फॉर्म्ड जाइलम, मेटाजाइलम हुआ। इसकी जो वेसल्स होंगी वाइड वेसल्स होंगी, ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए क्लियरली, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटो एंड मेटाजाइलम, उनके जो डेवलपमेंट के बेस पे जाइलम आपका कई टाइप का होता है, इंडार्क एंड एक्सार्क। एक और कैटेगरी है पर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज मिजर कंडीशन। पढ़ो उतना ही ज्यादा फोकस, मतलब नाम सुने रहोगे तो ये रहेगा कि हाँ इस तरह की कोई कैटेगरी पाई जाती है, पर फोकस वहीं पे होना चाहिए जो आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। तो आप जाइलम को तीन कैटेगरी में लिख लो, हम तो ज्यादा फोकस हमें कहाँ पे करना है, दो, इंडार्क एक्सार्क मिजर। यहाँ पे एक चीज लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे किया गया है जाइलम को इस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटो एंड मेटाजाइलम की पोजीशन के बेस पे जो जाइलम है उनको आप, या जाइलम जहां पे लिखा हुआ है इसको जरा सा इस तरह से लिखो, कंडीशन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स, पूरा लिख दो।
तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये क्या है। इंडार्क, एक्सार्क एंड मेजर। इंडार्क कंडीशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसे हम यहाँ पे ये आपका सपोज करो ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहे हैं हम, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन में सबसे बाहर की तरफ आपको पता है एपिडर्मिस देखने को मिलता है। एपिडर्मिस के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोडर्मिस, या आप सीधे बोल सकते हो जनरल कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। जनरल कॉर्टेक्स देखने के बाद आपको एक लेयर दिखने को मिलेगी जिसको आप क्या बोलते हो, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे आपको जो है क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल देखने को मिलेगी। मैं पेरिसाइकिल बना नहीं रहा हूं। और फिर अंदर आपको वेस्कुलर बंडल, ठीक है, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे पर जो मेन हमारा फोकस है, वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेंगे। अब वेस्कुलर बंडल में अगर जो जाइलम, जो प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम कब बने, सेंटर पे, और मेटाजाइलम कब बन, कहां पे बने, पेरीफेरी। तो कंडीशन क्या कहलाएगी, इंटर कंडीशन। तो आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं अगर इस तरह से बना दूं, ध्यान दो कि ये आपका प्रोटोजाइलम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। अच्छा, प्रोटोजाइलम जब भी बनाना, मतलब चूंकि हम यहाँ पे जो बनाते हैं वेसल्स का साइज दिखाते हैं, जाइलम बनाते समय हम किसका साइज दिखाते, क्या किसका पिक्चर दिखाते हैं, वेसल्स का। और वेसल्स में क्या प्रेजेंट होती है, थिकनिंग, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो इस तरह से, इस तरह डबल वॉल दिखा देते हैं तो हमको ये लगता है कि ये अंदर वाला बस ये ल्यूमेन है, बाकी का ये जो पार्ट व्हाइट दिख रहा है वो क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन, ठीक है। तो जनरली हम इसी तरह से दिखाते हैं। तो आप ये भी इस तरह से कर सकते हो, ऐसे कुछ ये छोटा कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है वो एट सेंटर, और जो मेटाजाइलम है एट पेरीफेरी। और ये वाली जो कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं इंडार्क। तो आप यहाँ पे लिख दो, इफ प्रोटोजाइलम फॉर्म्ड, प्रोटोजाइलम फॉर्म्ड एट सेंटर and metaxylem at periphery then this arrangement of या condition is known as इंडार्क। एक और ध्यान से चीज रखना क्या, कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। यहाँ पे लिख दो, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ स्टेम का। ये चीज आपको स्टेम में देखने को मिलेगी। दूसरा कंडीशन लिख लो आप, एक्सार्क, उल्टा, ठीक है। इफ प्रोटोजाइलम formed at periphery and metaxylem form at center, then this is exarch condition। exarch condition कैरेक्टरिस्टिक है एक इसका, रूट का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट में आपको इस तरह का इंडार्क कंडीशन देखने को मिलेगा।
पिक्चर बना लो बच्चे इसका, मैं इसी में बना दूं, आप नया बना लो, हो सकता है कि नहीं ऐसा? चलो मैं भी नया बना देता हूँ, आपको ऐसा लगता है, पर मैं सिर्फ अंदर वाला पार्ट बनाऊंगा फिर। ये वाला आपका सेंटर पार्ट पे बन रहा है, ये है मेटाजाइलम और ये वाला है प्रोटोजाइलम। और ये जो अरेंजमेंट है लिख लेना, ये कौन सा अरेंजमेंट है? एक्सार्क। मीजार्क लिख लो, इफ मेटाजाइलम इज फाउंड at both side of the protoxylem, या मेटाजाइलम को होल्ड कर लो थोड़ा फिर आगे लिखते हैं। मुझे ये बताओ, फिजिक्स पढ़े हो, इसमें से कौन सा अरेंजमेंट सेंट्रीफ्यूगल होगा और कौन सा अरेंजमेंट सेंट्रीपिटल होगा? एक्सार्क लिख दो, एक्सार्क वाला जहां पे लिख दो वो उसको लिख दो कि सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट है यहाँ पे, और ये वाला सेंट्रीफ्यूगल। चलो मीजार कब लिख लो आप, मीजार्क लिख दो यहाँ पे, इफ मेटाजाइलम is found at both side of protoxylem, then it will be the Mizark condition। ठीक है, it will be Mizark condition, ये Mizark condition होगा। एग्जाम्पल राइजोम ऑफ फर्न, फर्न का राइजोम जो है वहां पे क्या कंडीशन पाई जाती है? मिजार कंडीशन। चलो ये वाला पार्ट हमने कर लिया जाइलम और फ्लोएम में। तो फाइनली हमारे जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज थे वो हमने फिनिश कर लिए। अब चलेंगे टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने एक दिन बोला था कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? These are the organs of the plant। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि प्लांट के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल में आपने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा देख लिया, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि टिश्यू सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम जनरेट कर जगह किया हुआ, मतलब एक साथ प्रेजेंट है एक जगह पे और वो कई सारे अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया? टिश्यू सिस्टम। ठीक है, दे कोऑपरेट विद ईच अदर।
वो जो टिश्यू सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे बॉडी में क्या सेल्स है, टिश्यू है, और टिश्यू सब मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स। तो यहाँ पे एक्चुअली टिश्यू सिस्टम क्या है, टाइप का बोल सकते हैं ऑर्गन, पर ऑर्गन हमने किसी और का नाम दे रखा हुआ है, इसलिए हमने उसका नाम ऑर्गन ना दिया, इसका क्या दे दिया, टिश्यू सिस्टम। क्लियर? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के टिश्यू हैं जो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, एक डेफिनेट फंक्शन को, तो उसको बोलते हैं हम टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो आपके प्लांट के अंदर 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के। किस बेस पे ये 3 टाइप्स के हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे बच्चे मैं ओरिजिन लिखता हूं ना, आप ये मान लिया करो कि डेवलपमेंट तो इसके साथ में है ही। ये लिख दूं? चलो लिख देता हूं, ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एंड एक और चीज है, बताओ, एंड लोकेशन। ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन। इसके बेस पे टिश्यू सिस्टम को हम प्लांट में 3 कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड आर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है वैस्कुलर, इसका भी एक और नाम है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, तभी पूछ रहा हूँ। हिंदी टाइप में बोलने की कोशिश करो, चलो छोड़ दो, बाद में लिखा लूंगा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो इन 3 टिश्यू सिस्टम को हमको पढ़ना है। हाँ, कंडक्टिंग, वो समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग। तो वैस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कौन सा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग पे या उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मेडअप ऑफ, इसके जो कंपोनेंट है अगर हम बात करें, मेडअप ऑफ, एक तो एपिडर्मिस है, दूसरा स्टोमेटा है, तीसरा आप इस तरह से लिख सकते हो एपिडर्मल अपेंडेजेस या सरफेस एपिडर्मल सरफेस अपेंडेजेस। ठीक है, ये आपको 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अपेंडेजेस की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको हेयर्स और दूसरे मिलेंगे आपको ट्राइकोम्स। हेयर्स, ट्राइकोम, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा एपिडर्मिस,
Epidermis is outermost या इस तरह से लिखो, generally single layered, generally single layered outermost कवरिंग बोल लो या कवरिंग ही लिख दो, या आउटर मोस्ट लेयर लिख दो, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। जनरली आपको ये सिंगल लेयर देखने को मिलेगी। इसकी जो सेल्स है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करूं, सपोज कर लो अगर ट्रांसफर सेक्शन हमने किसी भी, चाहे वो स्टेम हो चाहे रूट हो, उसको अगर हमने काट रखा ट्रांसफर सेक्शन, तो आपको सेल्स इस तरह से दिखेंगी। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, लॉन्ग, रेक्टेंगुलर, इस तरह से आपको जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग, यहां पे लिख दो मेड अप ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर compactly arranged epidermal cell, epidermal cells without, important point है, without intercellular स्पेस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। वैसे भी अगर जिसको पता है कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, दैट मींस कि इंटरसेलुलर स्पेस तो क्या हुआ, एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल्स जो हैं, जो सिंगल लेयर्ड है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एपिडर्मिस है, ठीक है, जनरली, इस तरह से जनरली मत लिखो, ये लिखो कि इन केस ऑफ स्टेम, इन केस ऑफ स्टेम एपिडर्मिस इज कवर्ड विद, किससे कवर्ड होती है, क्यूटिकल, क्यूटिकल से कवर्ड होता है। 11:48 हो चुका है। कोई बच्चा नहीं आया ऑनलाइन, क्या बात है, स्टिल कुछ बच्चे मिसिंग हैं। 28 बच्चे की स्ट्रेंथ है आज तुम्हारी क्लास में। लाइए प्रकाश दा, मैं भी इसी के सोच रहा था। तुम लोग ना एक थर्मस फ्लास्क ले लो और घर से लेके आया करो। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग कितने लोग पीजी में रहते हो? हैंड रेज करो, कितने लोग पीजी में रहते हो? एक भी पीजी में नहीं रहता। तो खाना कौन बना के देता है आप लोगों को?
ब्रेकफास्ट कहाँ पे करते हो? अच्छा अच्छा, मतलब हर 10 दिन 15 दिन में घर चले जाते हो? कितना दूर है घर? तब तो ठीक है, रीजनेबल डिस्टेंस है। रीजनेबल डिस्टेंस है, इतना तो बोर ही नहीं होते होगे कभी? मतलब बोर होने का मतलब कभी घर की याद नहीं होती होगी? आती है? क्यों? पर बच्चे गोल्डन पीरियड है तुम्हारी जिंदगी का, बिलीव करो। मेहनत पड़ रही है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अरे अपनी गुफ्तगू बंद रखो। ये जब तक तुम एकेडमिक में हो ना, चाहे मतलब एमबीबीएस या उसके बाद भी, बेसिकली एमबीबीएस तक ही रखो, तब तक तुम्हारे जिंदगी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसके बाद ना कूड़ा है लाइफ। स्पेशली अगर शादी कर दी गई, बड़ी कूड़ा लाइफ है। क्या बोले बच्चे? मजे जिंदगी के अभी है, मतलब जो जिंदगी का एंटरटेनमेंट है ना, जब तक तुम्हें घर से ये नहीं है कि मुझे फैमिली को ध्यान करना है, या मुझे, जब तक तुम अकेले घूम रहे हो तब तक तुम बहुत मस्त। और जिस समय तुमको ये हो गया कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है सारा, फिर ना फ्रीडम नहीं रहता ना, तुम आराम से कहीं बहुत घूमने जा सकते हो फ्रेंड्स के साथ में। सही बात आ रहा हूँ? मैं अभी भी स्टिल मिसिंग मतलब मैं मिस करता हूँ अपना दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीना कैंटीन में। यहाँ कहाँ कैंटीन? बहुत फर्क पड़ता है बच्चे, ये इतना छोटा सा स्पेस है। और नहीं बच्चे, न्यूटन से तो छोड़ दिया था। वैसे एक बात है, यहाँ पे अगर आपको सही लाइफ न्यूटन वाले एरिया पे ही मिलेगी। इधर की तरफ लाइफ माइट भी चांसेस कि तुम लोग क्योंकि फ्रेंड्स में रहते हो तो ठीक लगता हो, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या? अच्छा, शांति की बड़ी तलाश है। चलो खैर। चलो बच्चे पढ़ते हैं, तुम लोग क्योंकि शांति से बैठने नहीं देते हो। ना तुम थोड़ा सा तो मेंटेन रखा करो। वो मजाक सिर्फ मेरे पास है राइट करने का, तुम्हारे पास नहीं है। समझ में आया? ओके। तुम लोग जैसे ही मैं पढ़ाना बंद करता हूँ ना, तुम लोग शोर मचाना स्टार्ट कर देते हो, ये कैसे होता है? मतलब तुम्हें भी तलाश होती है कि सम बीच में टाइम मिल जाए तो हम थोड़ा बातें कर लें। सुबह से लेके 10:30, नहीं तुम तो पहले आ गए होगे, कितने बजे आए?
चलो ठीक है 10:30, 5 बजे तक, करीब 5:30 तक तुम यहीं पे रहोगे। खाना खाते समय गप्पे मारोगे, टीचर चला जाता है तब गप्पे मारोगे, ठीक है। फिर भी तुम्हारी गप्पे खत्म नहीं होती हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम कंटिन्यूस करते रहते हो? मतलब कुछ भी बोलना है। अच्छा ये बताओ, पढ़ने की कितनी देर तक बातें करते हो? टीचर गया तो कौन सी बातें, पढ़ने की या बिना पढ़ने की? अच्छा, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर कौन सा है तुम्हारी क्लास में? हम्म। नहीं, ऑनलाइन में ना मूड बड़ा खराब रहता है। मुझे पता है। नहीं, ऑनलाइन में बच्चे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं सामने, और लग रहा है क्या पढ़ाए जा रहे हो ऐसे ही। और ऊपर से क्या है ना कि आप एक लाइन बता चुके हो, बच्चा उसी को पूछ रहा है। अब बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, वो समझ नहीं पा रहा है, पर आप उस चीज को नहीं समझ रहे हो कि वो क्या नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि आपको दिख तो रहा नहीं वो। ठीक है, वो कुछ पूछता है तो आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हो, तो वो और इरिटेट करता है। ऑफलाइन टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि जो टीचर्स हैं ऑनलाइन वाले, वो इतने इरिटेट होते हैं, पर वो अपने अंदर गुस्सा को बिल्कुल समेटे हुए हैं। अभी एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, तो अब उनके साथ एक मजबूरी है कि उनको कमेंट्स भी रीड करने हैं। मतलब कि इंटरेक्टिव क्लास को बनाए रखने के लिए कि बच्चा छोड़ ना जाए क्लास को, बीच बीच में उनके कमेंट्स रीड करने हैं। तो एक बच्चा पूछता है कि सर आपकी शादी कब होगी? तो ये जो है क्या कहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन है। और भी प्रॉब्लम तब होती है जब पता लगा पढ़ा रहा है वो टिश्यू प्लांट टिश्यू को, और क्वेश्चन पूछ रहा है वो एनिमल टिश्यू से। हो सकता, चलो एनिमल टिश्यू भी पूछता तो चलो एक लॉजिकल है कि टिश्यू ही तो है। हो सकता है पूछ ले जाके क्वेश्चन जो है ना एनाटॉमी से, पढ़ा रहा है इधर वाला पार्ट मार्कोलॉजी वाला, वो पूछ रहा है एनाटॉमी वाला। तो उस टीचर की हालत में देखता हूँ कि वो अंदर कितना गुस्सा हो जाता है और कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको मेंटेन करके रखना है कि आपको गुस्सा नहीं होना। इवन टीचर्स, अभी पहले तो क्या होते थे, पहले तो टीचर एंटरटेन करता था बच्चों को, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी टीचर ना गुस्सा आ जाता है पूरी तरह से। मैं किसी का भी वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, आई थिंक पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे था, तो बोल रहा मैं क्लास ले रहा हूँ और बच्चा जो है ना कंटिन्यूअस फोन किए जा रहा है मुझे, कंटिन्यूअस पूरी क्लास के दौरान। तो बोले पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर मिल गया उसको, एंड उसने मेरे को पूरे, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं फोन पिक नहीं कर रहा हूँ दैट मींस कि अब नहीं कॉल करनी चाहिए, बट कंटिन्यूस पूरे लेक्चर पे। इसके बाद फिर वो आया होगा दूसरे लेक्चर पे एंड उसमें से भड़ास निकाली बच्चों के ऊपर। बट बच्चे भी काफी खुश महसूस होते होंगे कि टीचर डायरेक्ट इंटरेक्शन तो है ही नहीं है ना, भड़का लो प्लेटफॉर्म पे, क्या फर्क पड़ता है, हम कॉमेडी समझ के सुन लेंगे। हम्म। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक दिक्कत क्या है कि टीचर्स जनरली बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखते हैं। उस तरह से वो वाला एनवायरनमेंट नहीं होता गवर्नमेंट टीचर्स जैसा। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप इस तरह से इंटरेक्ट करो तो टीचर तो बिल्कुल जो है ना फट जाता है। स्पेशली अगर आप उस पे जा रहे हो, हायर एजुकेशन पे जा रहे हो, जैसे ग्रेजुएट या उस तरह वाले प्लेटफॉर्म पे जाते हो ना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है टीचर। पर कोचिंग वगैरह में थोड़ा सा ये रहता है, शायद ये भी है कि एज गैप उतना नहीं होता है जितना कि गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, वो एज गैप जैसे ही आता है ना, तब ज्यादा दिक्कत आती है। जब तक एज गैप जो है ज्यादा नहीं है तब तक दिक्कत नहीं है। और एक और चीज है कि चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, टीचर्स को बोलते हैं कि आप ना एक जो टीचर की इमेज है उसको आपको मेंटेन रखना। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो ही नहीं पाता कभी भी।
बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होगा। बाकी तो तुम लोग कन्वेंट एजुकेशन का जानते होगे, कन्वेंट एजुकेशन मैंने की नहीं, तो जो बच्चा कन्वेंट एजुकेशन में रहा है उसको पता होगा टीचर्स का बिहेवियर स्टूडेंट के साथ में कैसा है, उसका मुझे आइडिया नहीं। कितने लोग यहाँ पे स्टेट बोर्ड से हैं? अच्छा, सारे स्टेट बोर्ड से। अच्छा, कन्वेंट एजुकेशन वाले कितने हैं? सीबीएसई बोर्ड जो प्रॉपर, कैसा एनवायरनमेंट होता है टीचर्स का और बच्चों का? ओके। फर्क पड़ता है। अरे अभी तो बच्चे बहुत कम हो गया है, बहुत कम। आज के आप 15 साल 20 साल पहले टीचर स्टूडेंट को कुछ समझता ही नहीं था। इवन पेरेंट्स भी अगर आके कंप्लेन करने आता है ना टीचर्स की कि बहुत पीटते हैं, ये है वो है, पूरा जो मैनेजमेंट है वो अगेंस्ट हो जाएगा पेरेंट के, सीधे बोलेगा ले जाओ बच्चे को सीधे। अच्छा, जरूरी भी है, बच्चे सुधरते नहीं है। मैं पहले सोचता था कि पीटना नहीं चाहिए बच्चों को, पर हाँ वो उनका जो खुरापात है, क्योंकि घर वाला पार्ट तो मिसिंग हो जाता है, जो खुरापात घर पे करते हैं वो तो हो नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे उसको। नहीं, वो हॉस्टल में बच्चों के साथ होता है। वो हर जगह है बच्चे, हर जगह। जो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है ना, साइंस वाला थोड़ा सिंसियर स्टूडेंट होता है, तो साइंस वाला नहीं करता है। नहीं ऐसा नहीं होता, बच्चे बहुत कम, बहुत कम। खैर मेरे यहाँ तो शायद गवर्नमेंट एजुकेशन में हॉस्टल का सिस्टम बहुत कम है। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो आपको हॉस्टल जैसा अरेंजमेंट शायद डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 हो तो हो। मिशन वैसा सिस्टम यहाँ पे है, वहाँ नहीं है। और बच्चे जो तुम मिशन की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे तुम कर नहीं सकते हो। रामकृष्ण मिशन वाले की बात कर रहे हो ना, करके तो देखना। वो इस तरह उड़ाएंगे कि नेक्स्ट जनरेशन जो है कांपेगी, जो है टीचर के साथ बदतमीजी करने से। यहाँ बहुत डिसिप्लिन्ड है वो, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। चलो खैर, बकवास बहुत हो गई। हाँ हम यहाँ पे थे। मैं क्या बोल रहा था, बच्चे मेरी तरफ कंसंट्रेट करो, अपनी बातें छोड़ दो। हाँ कि ये सिंगल लेयर्ड है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है मेड अप ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एपिडर्मल सेल्स दैट डोंट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, एंड इन केस ऑफ स्टेम, स्टेम के केस में जो एपिडर्मस है वो क्यूटिकल से कवर्ड है, और क्यूटिकल यहीं पे चाहे लिख दो कि ये जो क्यूटिकल है दिस इज एब्सेंट इन रूट्स। रूट्स में नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ आपको स्टेम के केस में मिलेगी। और अगर क्यूटिकल की बात आपने की है तो यहीं पे लिख दो क्यूटिकल जो है थिक, नॉट नेसेसरी थिक, वैक्सी लिखो, वैक्सी कवरिंग है, वैक्सी कवरिंग या वैक्सी केमिकल है, ठीक है, जिसका काम क्या है, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने लिखाए हैं कि स्टेम के केस में जो स्टेम की जो बाहर की कवरिंग है वो क्या है, क्यूटिकल से कवर्ड है, रूट में क्यूटिकल क्या है, एब्सेंट है, और वैक्सी कवरिंग है, और ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते आप। ओके, एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख दो कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, टिश्यू फॉर्म्ड बाय प्रोटोडर्म। मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था तो कहीं पे प्रोटोडर्म का नाम लिया है?
ठीक है, नहीं लिया? इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर्स कुछ बनाए थे, ठीक है। तो वहां पे इस वाली लेयर को मैंने बोला था कि दिस इज प्रोटोडर्म, ठीक है। कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट थे? बीच में था सेंट्रल सिलेंड्रिकल, फिर ये वाला कौन सा था? जाके अपनी कॉपी पलट के देख लिया करो, इसी बहाने देख लोगे कि लिखाया है कि नहीं लिखाया है। लिखाया तो है, ठीक है, कॉर्टेक्स। वैसे हिस्टोजन थ्योरी है, ये एपिकल किस तरह से बेसिकली ग्रोथ होती है सेल में, उसके लिए एक थियरी है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग डाइकॉट प्लांट्स में 3 लेयर बनते हैं। एक है प्रोटोडर्म, दूसरा है पेरीफ्लेम, और तीसरा है पेरीडर्म। पेरीडर्म नहीं है बच्चे, कुछ और है, ठीक है, पेरीफ्लेम। सेंट्रल सिलेंड्रिकल जिस रीजन को बोलते हो उसके लिए है। तो ये प्रोटोडर्म से एपिडर्म का फॉर्मेशन बनता है। बीच वाले टिश्यू जो कॉर्टिकल रीजन वाला है वो पेरीफ्लेम से बनता है, और एक और है, छोड़ दो, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिस टिश्यू के बारे में वही 2-3 चीजें एपिडर्मल सेल के बारे में याद रखना कि सिंगल लेयर्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, रेक्टेंगुलर सेल है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, सॉरी एब्सेंट है, ओके, ये सारी चीजें हैं। एपिडर्मिस के बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कहां पे प्रेजेंट है बच्चे? आर प्रेजेंट इन स्टेम एंड लीव्स, स्टेम एंड लीव्स में प्रेजेंट। स्टोमेटा आर फॉर्म्ड बाय टू एपिडर्मल सेल। अगर सपोज कर लो मैं इधर थोड़ा सा बता दूं कि ये जैसे मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहा हूँ स्टेम का, ठीक है। तो जो बाहर का एपिडर्मल पार्ट है वहां की पूरी सेल्स कैसी बनी हुई है? इस तरह की बनी हुई है आपकी, इस तरह की सेल्स, ठीक है। यहाँ पे भी सपोज कर लो, अभी मैं इसको बना ही देता हूँ इस तरह की सेल, ठीक है। तो इसमें से कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या कर जाएंगी, अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगी, और मॉडिफाई करके ये बन जाएंगी, चूंकि डाइकॉट है तो ये बन जाएगा आपका किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड, इस तरह से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको आप बोलोगे गार्ड सेल, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो फॉर्म बाय 2 एपिडर्मल गार्ड सेल, लिखो, सेल मत लिखो यहाँ पे, 2 एपिडर्मल गार्ड सेल, ठीक है। तो अभी आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर पे मैंने बोला था, हाँ, कि जो एपिडर्मिस है वहां पे क्या एब्सेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट इन गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, बाकी हर जगह पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। तो ये बेसिकली स्टोमेटा गार्ड सेल से बना हुआ है। एंड गार्ड सेल में अगर आपको इस तरह से मैं दिखाऊं, जी, ये दोनों गार्ड सेल हैं। गार्ड सेल की जो इनर थिकनिंग है, वो थिक, ये थिक, ठीक है। और जो आउटर वॉल है, इनर वॉल थिक है एंड आउटर वॉल क्या है? थिन है। ये जो है आपकी आउटर वॉल है जो कि थिन है, और ये इनर वॉल है जो कि थिक है, वेरी थिक आप लिख सकते हो, वेरी थिक। इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो किसमें हेल्प करता है? इनकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको
इस तरह के कुछ अरेंजमेंट दिखेंगे जिनको आप किस नाम से जानते हो, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये किसमें हेल्प करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टेमेटा, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजनिंग में हेल्प। दूसरा क्या मतलब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दे आर अरेंज्ड रेडियली। क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि जो है क्या कहते हैं सेलुलोज के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, क्या है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली अरेंज्ड रेडियली, और रेडियली अरेंज्ड होने से ही ये क्या कर सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा आर फॉर्म्ड बाय 2 एपिडर्मल गार्ड सेल्स। ठीक है, ये जो गार्ड सेल हैं यहाँ पे आपको कुछ क्या देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चे एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं कि ये क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं, नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, इनके अंदर सिर्फ दो टाइप के जो फोटोफॉस्फोराइलेशन पाथवे होते हैं, कौन कौन से, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक नहीं होता है इनमें, सिर्फ कौन सा होता है, नॉन साइक्लिक। और अगर तुमको थोड़ा बहुत याद है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एटीपी, ओनली एटीपी, दे प्रोड्यूस ओनली एटीपी, रिड्यूसिंग पावर जनरेट नहीं करते। तो एटीपी जनरेट होता है, और एटीपी किस में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर तुमको याद है 12th वाला पार्ट, तो मैं आपको बता दूं कि क्या बता दूं कि ये इसके चारों तरफ कुछ मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल। बच्चे दिख रहा है क्या ब्लू कलर या नहीं दिख रहा, ठीक है, एंड दीज मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स इज नोन एज सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल्स। तो गार्ड सेल आपस में इस तरह से अरेंजमेंट बनाती हैं कि गार्ड सेल के बीच में एक पोर बन जाता है, और उस पोर को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल, और ये स्टोमेटल पोर कह रहे हो, स्टोमेटल पोर जो है, जब गार्ड सेल अपनी फ्लैसिड स्टेज पे होगी, मतलब कि टर्जिडिटी उसकी कम हो गई होगी, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। और जब जो है ये टर्जिड स्टेज पे होगी तो इनके ये जो है पूरी तरह से फैल जाएगी, और ये पोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब इसकी जो टर्जिडिटी है वो कम और ज्यादा किसकी वजह से हो रही है, इसमें पोटेशियम आयन का मेनली, और भी होते हैं पर मेनली किसका करते हैं, पोटेशियम आयन का इसके अंदर करते हैं ट्रांसपोर्ट, कहां से, इन सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। और उस ट्रांसपोर्ट करने में, बच्चे हंसो मत, मुझे दिख रहा है, इन ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी यूज होती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो एनर्जी कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आ गई कि एनर्जी का यूज कहां पे है, जो पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट कराने में, एक्चुअली यहाँ पे पोटेशियम आयन, एच आयन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पंप प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम और जो है प्रोटीन को एक्सचेंज करने के लिए।
और उसमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी स्टोमेटा पे। तो जब बात आएगी बच्चे स्टोमेटा में क्या क्या प्रेजेंट, ध्यान देना स्टोमेटा में क्या क्या प्रेजेंट है। तो स्टोमेटा में आपको सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी? गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल, ये स्टोमेटा, इसको स्टोमेटा बोलते हैं, गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल 4। और अगर मैं बोल दूं स्टोमेटल ऑपरेटस, स्टोमेटल ऑपरेटस, तो स्टोमेटल ऑपरेटस में बच्चे क्या क्या मिलेगा? पूरा पूरा आपको सब्सिडियरी सेल्स मिलेंगी, गार्ड सेल्स मिलेंगी। नंबर कितना होगा बच्चे गार्ड सेल का? 2 प्लस स्टोमेटल 4। तो अब समझ में आया कि स्टोमेटल ऑपरेटस क्या है और स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा में आपको सिर्फ गार्ड सेल और स्टोमेटा 4 की बात किया जाएगा, और जो स्टोमेटल ऑपरेटस है उसमें आपकी सब्सिडियरी सेल्स भी होंगी, गार्ड सेल्स भी होंगी और स्टोमेटल 4। और कुछ देख लेते हैं बात, गार्ड सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इन केस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट में ठीक है, जो गार्ड सेल हैं दे आर, बताओ, किडनी आर बीन सेल। जबकि ग्रासेस की बात करें, मतलब मोनोकॉट, ठीक है, इन ग्रासेस, ठीक है, चूंकि एनसीईआरटी ने ग्रासेस करके ही बोला हुआ है तो मैं ग्रासेस ही लिखाऊंगा। ग्रासेस में ये कैसे दिखेंगे आपके? डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सब्सिडियरी सेल है ये क्या है? स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स which surround the, क्या करेंगी? which surrounds guard cells। थिंक मुझे जितनी चीजें बतानी थी मैंने बता दी हुई है। ओके, हाँ हाँ, मोस्टली ग्रासेस, एक्चुअली ज्यादातर मोनोकॉट्स का जो ज्यादा पार्ट है वो ग्रासेस ने ऑक्युपाई कर रखा हुआ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास ग्रासेस है। हाँ, ग्रास और सीरियल्स ने ही ज्यादातर 90% पहुंच जाएगा बच्चे तक तो, ठीक है, ग्रासेस इसलिए मैंने बोला।
बच्चे एक मिनट, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। सब्सिडियरी सेल्स are the epidermal cells, or these are the parenchymatous cells? I'm not very sure. कितना टाइम हो गया बच्चे? हाँ बच्चे, these are not the parenchymatous cells, these are the epidermal cells. Epidermal. Specialized epidermal cells which surrounds the guard cells, and they have special specialized shape and size. इस तरह से लिख लो, they become specialized in shape and size. Shape and size. अगर आपसे कोई पूछता है कि आप डिफाइन कर दो स्टोमेटा को, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि दे आर स्मॉल अपर्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। बोलो बेसिकली सबको कवर कर लेगा एक साथ। तो आप लिख दो चाहे कि जो स्टोमेटा है दे आर स्मॉल अपर्चर या टीनी अपर्चर, ठीक है, प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। एक्चुअली ये एपिडर्मिस सेल का ही मॉडिफिकेशन, ठीक है। और भी कुछ लिख सकते हो, स्मॉल अपर्चर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। बाकी तो मैंने लिखा दिया कि फॉर्म बाय द गार्ड सेल्स, ठीक है। द गार्ड सेल्स सराउंड द स्टोमेटल पोर, ठीक है। बाकी मैंने आपको लिखा ही दिया कि जो गार्ड सेल है उसकी इनर वॉल इज क्या है, थिक है, आउटर वॉल थिन है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वहां पे। ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी है। फंक्शन लिख दो। फंक्शन, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, एक है क्या, गैसियस एक्सचेंज between plant and environment, दूसरा transpiration and gaseous exchange are two important function of the stomata. और एक चीज लिख दो अगर लिखना चाहते हो कि जो स्टोमेटा है आर प्रेजेंट, तो लिखा दिया ना कि स्टेम पे प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है, एब्सेंट कहाँ पे है, आर एब्सेंट रूट्स में आपको स्टोमेटा नहीं दिखेंगे। तो अब चलते हैं स्टोमेटा के आगे। एपिडर्मल अपेंडेजेस जो है, एपिडर्मल अपेंडेजेस में मैंने बोला कि रूट हेयर्स हैं और एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में आपका रूट हेयर्स में, अगर लिखना चाहते हो हेयर लिखो पहले, तो हेयर्स आपके अगर रूट में प्रेजेंट है
तो उनको क्या बोलोगे? रूट हेयर, स्टेम। एक्चुअली स्टेम जो हेयर है उसको किस नाम से जानते हैं? ट्राइकोम के नाम से। रूट हेयर आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ बताओ ऑफ एपिडर्मल। जो एपिडर्मस है इस तरह से, जैसे ये जैसे सेल्स है, ठीक है। कुछ सेल्स क्या कर जाती हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, उनसे आउटग्रोथ एराइज होती है। उसी आउटग्रोथ का नाम है क्या? रूट है। अच्छा, फायदा क्या है? सरफेस एरिया किस चीज का बढ़ रहा है? किसका सरफेस एरिया बढ़ाया? रूट का, ठीक है। तो रूट का सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प होगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है, ध्यान में रखना एपिडर्मल से। और हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, एक पॉइंट पहले लिखा लेना चाहिए था यहाँ पे, कि इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट। अब लिखो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये तो रूट हेयर्स की बात हो गई कि एपिडर्मल सेल्स का आउटग्रोथ है, सरफेस एरिया एनहांस कर रहा है। स्टेम हेयर्स, अच्छा एक और चीज बच्चे लिख दो, एक और चीज लिखो, ये रूट हेयर ऑलवेज बच्चे क्या होगा? हालांकि लिखाने की जरूरत थी नहीं, पर बच्चा कभी बार ध्यान नहीं देता। हाँ ठीक है, यूनिसेलुलर, क्योंकि वो एक ही एपिडर्मल सेल मॉडिफाई कर रही है अपने आप, ठीक है। स्टेम हेयर्स में जो ट्राइकोम है बच्चे, ट्राइकोम में ध्यान में रखना, ये ब्रांच भी हो सकता है एंड अनब्रांच भी हो सकता है। ब्रांच और अनब्रांच भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर होता है, जाहिर सी बात है ब्रांचिंग हुई है, दैट मीन्स कि यूनिसेलुलर से तो ब्रांचिंग नहीं ही होगा, मल्टी सेलुलर होगा। ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है। दे मे बी सिक्रीटरी, मे बी सिक्रीटरी इन नेचर। जरूरी नहीं है कि हर बार इनमें कोई सिक्रीशन हो ही, बट हो सकता है कि ये कोई सिक्रीशन वाला फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांच हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, सिक्रीटरी हो सकते हैं। इनका फंक्शन बताओ। एक तो प्रोटेक्शन, और एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे रिड्यूस द वाटर लॉस या रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, ठीक है। रिड्यूस, ध्यान में रखना सारे एनसीईआरटी वाले पॉइंट, रिड्यूस वाटर लॉस, प्रोटेक्शन करते हैं। याद रखना मल्टी सेलुलर है, ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सिक्रीटरी हो सकते हैं, और हेल्प करते हैं रिडक्शन, रिड्यूस वाटर लॉस, बेसिकली प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब डिफेंस अगेंस्ट द, अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम herbivores। एक ना प्लांट सुना होगा आपने, सिक्रीटरी नेचर से मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वो भी प्रोटेक्शन ही है, अर्टिका डायोसिया। नहीं सुना, ये नाम साइंटिफिक है इसलिए नहीं सुना। बिच्छू, बिच्छूवटी। अगर कई बार क्या होता है ना, हम हिली एरियाज पे जाते हैं जैसे घूमने के लिए, नहीं तो कुछ लोगों की आदत होती है हाथ ऐसे चलाते चलने की, और पता लगा इसकी लीफ से हाथ टकरा गया तो वो क्या होगा? शून्य कर देगा, पूरा नम्ब कर देगा, ठीक है। उसके जो हेयर्स हैं
उस हेयर्स में होता है क्या, एक केमिकल, वो बेसिकली उसके डिफेंस के लिए है ताकि हर्बीवोर उसको ग्रेज ना कर सके। ठीक है, तो वो जैसे ही टच करेगा ना तो वो एक केमिकल उसके अंदर डाल देता है जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है, नम्ब हो जाती है। ठीक है, तो वो है अर्टिका डायसिया, जिसको बिच्छू आप बोलते हो। ठीक है, हिली एरियाज में इस तरह की कुछ लीव्स होती हैं, कुछ मतलब इस तरह की। मैं भी यही कर रहा था, मैं गया था वैष्णो देवी, तो साथ में वो किनारे किनारे पे ना वो लगे हुए थे, अपने आप ही ग्रो करते हैं, लगे हुए नहीं होते, तो हाथ ऐसे करके चलने की आदत। कुछ देर के बाद पता चला मेरा हाथ तो शून्य हो गया है, तो इस वजह से मुझे वो हर समय याद रहता है। अब आपके यहाँ पे भी जो हिली एरियाज होंगे वहां पे मिलेगा। नहीं बच्चे, मुझे दूबग्रास का नहीं एहसास हुआ कभी। दूबग्रास में, पर दूबग्रास तो नीचे होती है, नहीं होता उसमें ना। नहीं, इतना आइडिया नहीं है मुझे बच्चे, मुझे स्पेशली इसका याद था, और ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज का, इसलिए ये भी है। अर्टिका डायोसिया आप ध्यान में रखना उसको, या बिच्छुवटी। यहाँ नहीं काम करेगा तो कभी जनरल नॉलेज में श्योर शॉर्ट काम कर जाएगा। हाँ, जीके में ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके का। मुझे लग रहा है मैंने ये वाला पार्ट फिनिश कर लिया है, तो हम दूसरे वाले पार्ट पे चलेंगे। थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? ना, बिल्कुल ना, थकना गुनाह है। हम्म, हम्म, हाँ उसमें भी होता है, सही कह रहे हो, गॉड में होता है। तो जनरली वो नहीं होती ना, वो है क्रीपिंग प्लांट होते हैं जनरली गॉड्स, तो हाथ उसमें कम ही टच करता है। हाँ, पर ये जो क्या कहते हैं, ये इतनी इतनी हर्ब हो जाती है इतना साइज पे, और जब स्पेशली कभी भी आप चल रहे हो ना और बाढ़ बनी हुई है पीछे, बाउंड्री टाइप का कुछ बना हुआ, तो आपकी आदत पड़ी होती है कि हाथ लगाते हुए चलो, और फिर वो इफेक्ट शो करता है अपना। दूसरा है हमारा एक टिश्यू सिस्टम, हमने खत्म कर लिया है। ये सारे पॉइंट्स बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेम हेयर हैं जिनको आप ट्राइकोम के नाम से जानते हो, कि ऑलवेज दे में बी सॉफ्ट। ठीक है, ये हो सकते हैं कि स्टिफ भी हो, कड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक पॉइंट वहां पे और भी ऐड कर सकते हो, दे में बी सॉफ्ट और स्टिफ, दे में बी सॉफ्ट और स्टिफ, STIFF। अच्छा, एक चीज बोलने वाला था मैं तुम लोगों को, 4 लेक्चर मिलते हैं हमें 2 आवर्स के। तो आज के बाद से जो फ्राइडे वाला लेक्चर होगा 2 आवर्स का, उस लेक्चर पे हम 12th वाला पोर्शन इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो हम वहां से कुछ कुछ चैप्टर्स को खत्म करते जाएंगे, और ये भी याद रखना कि मैं काफी फास्ट चलूंगा वहां पे। ठीक है, तो दिमाग में 2 चीजें हैं, एक तो आपको अपनी एनसीईआरटी लेके आनी है, बाहर कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है एनसीईआरटी पे लिखना, और बेटर होगा कि कोई कलरफुल पेन के, वैसे हैं आपके पास कलर, जो भी लिखना है मतलब एनसीईआरटी में लिखना है, और जो भी समझना है एनसीईआरटी पे समझना। कुछ भी बेटा बाहर से आता ही नहीं है, और मान लिया कभी आपका एक क्वेश्चन बाहर से आ भी गया, तो मैं अगर एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा भी ना, तो भी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वो एक्स्ट्रा पढ़ाने से नहीं आएगा, वो कहीं और से ही डालेगा। ठीक है, तो इसलिए फायदा नहीं है। ओके, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एक पॉइंट लिख दो पहले, इसी को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोल रहे हैं। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है, सिर्फ फ्राइडे की 2 घंटे की क्लास उतना सफिशियंट है, ताकि हम पीछे से जितने भी चैप्टर हैं, मैं 5-6 चैप्टर टारगेट किया हुआ है, मतलब पूरी इकोलॉजी छोड़ दो, उसके अलावा आपका एवोल्यूशन, आपका स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
ये 12th वाले पार्ट में, ठीक है। अगर इतना करके टाइम मिलता है तो हम इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, फिर 12th वाले पार्ट में फिर कंबाइन कर देंगे, फिर उसको छोड़ देंगे वहीं पे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में तब तक नहीं तुम्हें समझा सकता जब तक तुम्हें मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाना दूं, ठीक है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। इसका मतलब है कि फिर 12th वाले पार्ट में कुछ ऐसा नहीं बचता जो कि मैं तुम्हें बिना जो है नोट्स दिए समझा पाऊँ, तो वो छोड़ देंगे। तो हम इधर से प्रॉपर फिर अपना स्टार्ट कर लेंगे। माइट बी चांसेस कि तब तक हम प्लांट फिजियोलॉजी खत्म कर चुके होंगे, एनिमल फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट बच रहा होगा, तो सारे लेक्चर कंबाइन करके उसको एनिमल फिजियोलॉजी खत्म करेंगे, और आपका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना कि अरे इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो वो मैं खत्म कर दूंगा। पर ये याद रखना कि ये मत सोचना कि मैं बहुत आराम से उसको पढ़ाने वाला हूँ, मैं बहुत फास्ट चलूंगा, तो घर से ऑलरेडी पढ़ के आना चैप्टर को, ठीक है। अभी जब नेक्स्ट जो कमिंग फ्राइडे आ रहा है, उस कमिंग फ्राइडे में मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा इकोलॉजी का, दैट इज द क्या है, पॉपुलेशन एंड जो भी है, ठीक है, पहला चैप्टर। तो चलो, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मैं आपको बताने जा रहा था कि अगर आप वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू इन दोनों को छोड़ दो, तो प्लांट के अंदर जो भी कुछ है वो क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, हो गया। चलो, इसीलिए तुम लोग सोच रहे थे कि जा नहीं रहे ना, बाकी टीचर से भी बोल लिया करो। अच्छा, मन की बातें मैं सुन ले, रहने दो, बहुत मुश्किल काम, मन की बात बताना।